इस रहस्यमयी चट्टान को ध्यान से देखिए। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि मंगल पर मौजूद एक ऐसी पहेली है जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकती है। एक सूख चुकी नदी के तल पर पड़े इस पत्थर की सतह पर काले धब्बों और छोटे छोटे गोलाकार निशानों का एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिला है, जो मानो कोई एंशिएंट टाइम पर किसी डार्क मिस्ट्री को छुपाए बैठा है। पृथ्वी पर ऐसे पैटर्न्स अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या प्राचीन जीवाश्मों से जुड़े होते हैं। ये निशान अक्सर तब बनते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कीचड़ में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जो समय के साथ पत्थर में जम जाती हैं। लेकिन ये चट्टान पृथ्वी की नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर मौजूद है, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां धूल भरी सतह सदियों से अनसुलझे रहस्यों को अपने आगोश में छिपाए हुए है। मंगल की सतह पर ऐसी संरचनाएं मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक असाधारण खोज है, क्योंकि मंगल को हमेशा से ही हमारी मानव सभ्यता जीवन से जोड़कर ही देखती आई है। अरबों साल पहले जहां इस ग्रह पर पानी और जीवन एक साथ हुआ करता था, लेकिन आज मंगल एक बेजान, बंजर और सुनसान पड़ा है। क्या ये चट्टान हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकती है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये चट्टान हमें मंगल पर जज़ेरो क्रेटर से मिली है, जहां नासा का परसेवरेंस रोवर बिना रुके इस बंजर ग्रह पर प्राचीन जीवन के निशानों की तलाश कर रहा है। हाल ही में परसेवरेंस रोवर ने इस चट्टान को खोजा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासा ने यह दावा किया कि ये मंगल पर एलियन लाइफ का अब तक का सबसे मजबूत सबूत हो सकता है। इस चट्टान में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ बहुत ही स्पेशल मिनरल्स जैसे विविनाइट और ग्रेगाइट की मौजूदगी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस मिशन के लिए जज़ेरो क्रेटर को नासा ने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर कभी एक विशाल झील हुआ करती थी। यहाँ बहती नदियों के निशान भी मिले हैं और जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स भी इस जगह पर मौजूद थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 3.5 अरब साल पहले मंगल का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही था, जिसमें पानी, गर्मी और जीवन की संभावना थी। परसेवरेंस का मिशन इसी प्राचीन इतिहास को खंगालना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। इस चट्टान की खोज ने वैज्ञानिकों के हौसलों में एक नई लहर दौड़ा दी है, क्योंकि ये पहली बार है जब एक ही सैंपल में हमें जीवन के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी सोर्स मिल चुके हैं। ये खोज हमारी पूरी मानवता के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। क्या हमने वाकई इस ब्रह्मांड में जीवन का पहला ठोस सबूत ढूंढ लिया है? ये सवाल न केवल वैज्ञानिकों बल्कि हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर रहा है जो रात में तारों भरे आकाश को देखकर ये सोचता है कि क्या हम इस अनंत अंतरिक्ष में अकेले हैं। दरअसल हमारी कहानी शुरू होती है जज़ेरो क्रेटर से, जो कभी पानी से भरे एक विशाल झील का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ नदियां बहती थीं और जीवन के लिए जरूरी सभी तत्व भी मौजूद थे। ये क्रेटर लगभग 45 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें डेल्टास जैसी संरचनाएं हैं जो नदियों के मुहाने पर बनती हैं। पृथ्वी पर ऐसी जगहें जीवाश्मों के लिए जानी जाती हैं, जैसे भारत में नर्मदा घाटी के जीवाश्म इलाके। यहाँ तो आज के समय अकेलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है, एक सूखा और बंजर ग्रह जहाँ हवा में धूल के गुबार उड़ते हैं। लेकिन नासा ने यहाँ रोवर उतारने का साहस किया और आज परसेवरेंस रोवर इस क्रेटर में मार्शियन एंशिएंट लाइफ के फॉसिल्स की तलाश कर रहा है, जो शायद लाखों साल पहले यहाँ फल फूल रहे हों। पिछले साल यानी 9 जून सन 2024 को अपने रूटीन मिशन के दौरान एक बहुत ही अजीब घटना हुई। रोवर ने अचानक ही उस झील के अंदर आने वाले रास्ते में एक बहुत ही अजीब सी चट्टान देखी, जिसने वैज्ञानिकों की धड़कनों को बढ़ा दिया। जब इस चट्टान के पास जाकर देखा गया तो इस पर छोटे छोटे काले धब्बे और बड़े गोलाकार निशान दिखाई दिए। एक ही पल में सबके मन में यही सवाल था, क्या ये वही है जिसकी तलाश में हम मंगल की खाक छान रहे हैं?
क्या सच में हमें मंगल पर जीवन मिल गया है? नासा की टीम ने इन निशानों को तुरंत लेपर्ड स्पॉट्स और पॉपी सीड्स नाम दे दिया, जो इनकी रहस्यमय बनावट के आधार पर है। ये निशान पृथ्वी पर मिलने वाले माइक्रोब्स के फॉसिल से इतने मिलते जुलते थे कि वैज्ञानिक अब एक्साइटेड हो चुके थे। लेकिन अभी वैज्ञानिकों को ये प्रूव करना था कि मंगल पर उन्हें जो मिला है वो वाकई मंगल पर जीवन का प्रमाण है भी या नहीं। इन निशानों ने वैज्ञानिकों के बीच एक नई ऊर्जा भर दी थी। पृथ्वी पर ऐसे निशान अक्सर जीवाश्मों का हिस्सा होते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ कीचड़ में जीवन कभी पनप रहा था। अगर ये पृथ्वी पर होता तो हम पक्के तौर पर ये कहते कि ये बायोलॉजी का ही नतीजा है। लेकिन इन्हें मंगल पर क्या कहें, ये रहस्य अभी अनसुलझा है और वैज्ञानिकों की रातों की नींदें उड़ा रहा है। दरअसल मंगल पर ये ऐसा पहला मौका है। वैज्ञानिकों ने तुरंत परसिवरेंस रोवर के टूलकिट को काम पर लगा दिया। पिक्सल ने सैंपल्स में मौजूद एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, फास्फोरस और सल्फर का पता लगाया, जबकि शेरलॉक ने लेजर्स का उपयोग करके मिनरल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जांच की। इस चट्टान पर किए गए टेस्ट का जब रिजल्ट सामने आया तो सभी लोग ये देखकर हैरान थे। चट्टान में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स पाए गए, ठीक वहीं पर जहां अजीब धब्बे थे। ये खोज यहीं पर नहीं रुकी। उन गोलाकार निशानों में आयरन, फास्फोरस, सल्फर और 2 स्पेशल मिनरल वेवनाइट और ग्रेगाइट पाए गए। पृथ्वी पर ये मिनरल्स अक्सर सड़ रहे और मरे हुए जानवरों और पेड़ों से जुड़े होते हैं। ये एक बड़ा क्लू है जो हमें बताता है कि शायद इस चट्टान पर किसी प्राचीन जीवन के अवशेष हमें देखने को मिले हैं। मंगल पर देखा जाए तो जीवन की खोज की कहानी दशकों पुरानी है। सन 1976 में नासा के वाइकिंग लैंडर्स मंगल पर जीवन की तलाश के लिए उतरे। जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो अचानक मिट्टी से गैस निकलने लगी, जैसे कि उनमें माइक्रोब्स मौजूद हों। वैज्ञानिक उत्साहित थे। उन्हें लगा कि मंगल पर आखिरकार जीवन मिल चुका है। लेकिन बाद में पता चला कि ये रिएक्टिव केमिकल्स की वजह से था, न कि जीवन का सबूत। सन 2000 के दशक में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स ने कंफर्म किया कि मंगल पर कभी विशाल समुद्र और नदियां हुआ करती थीं। क्यूरियोसिटी रोवर ने बताया कि 3 अरब साल पहले मंगल की परिस्थितियां जीवन के लिए हैबिटेबल थीं और ठीक उसी समय हमारी पृथ्वी पर भी जीवन शुरू हो ही रहा था। इससे वैज्ञानिकों को यह यकीन हो गया कि अगर वाकई मंगल पर कभी जीवन हुआ करता था तो यहाँ के लेक बेड्स और नदियों में प्राचीन जीवन के जीवाश्म जरूर छिपे हो सकते हैं। इसी यकीन को सबूत में बदलने के लिए परसिवरेंस अपने रोबोटिक आर्म से मार्स के अनेकों इलाकों से सैंपल्स इकट्ठे कर रहा है। अब इन सैंपल्स को लेकर परसिवरेंस रोवर मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज करने के लिए तैयार था। पिछले 1 साल में पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने परसिवरेंस रोवर से आए इस डेटा को बहुत ही गहराई से परखा। उन्होंने सैंपल की संरचना का अध्ययन किया और उन अजीब से धब्बों के कारणों पर भी विचार किया। कुछ ही दिन पहले आखिरकार उन्होंने अपनी घोषणा की। नासा ने इसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने भी रखा ताकि वे इसे प्रेशर टेस्ट करें और बताएं कि जिस नतीजे पर वो पहुंच रहे हैं क्या वो सही है। करीब 1 साल की समीक्षा के बाद नासा ने दुनिया के सामने आकर कहा कि उन्हें इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। तो ये मंगल पर प्राचीन जीवन का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये खोज अनइमेजिनेबल है। एक ही चट्टान में जीवन के 3 मुख्य तत्व मिले हैं: लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी सोर्स। ये पहली बार है जब ये तीनों एक साथ एक ही सैंपल में पाए गए हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक कैंप साइट पर पहुंचे और वहां कैंप फायर रिंग, राख और बचा हुआ खाना मिले। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां कोई ना कोई तो था, भले ही आप उसे अभी नहीं देख पा रहे। वैज्ञानिकों ने इस तरह के रिजल्ट्स देखकर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर भी विचार किया और जो चीजें सामने आई उन्होंने सबको चौंका दिया। मंगल की इस रहस्यमय चट्टान में मिले विवनाइट और ग्रेगाइट से पता चलता है कि यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हुई थी और माइक्रोबियल लाइफ बिल्कुल ऐसा कर सकती है। लेकिन सिर्फ माइक्रोबियल लाइफ ऐसा कर सकती है, इस पर कई संभावनाएं हैं। सबसे पहली संभावना थी हाई टेम्परेचर जियोलॉजी।
अगर कीचड़ को लंबे समय तक गर्म किया जाता है तो भी ऐसे निशान बन सकते थे, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है कि मंगल पर इस तरह का कभी वातावरण रहा होगा। इसके अलावा विविनाइट लो टेम्परेचर्स पर बनता है और ये गर्मी में नष्ट हो जाता है, जिससे ये संभावना तो पूरी तरह से रूल आउट हो जाती है कि यहाँ पर कभी गर्म टेम्परेचर रहे होंगे। दूसरी संभावना थी एसिडिक वाटर रिएक्शंस। अगर बहुत एसिडिक पानी लंबे समय तक इस चट्टान से होकर गुजरा होता तो ये संभव था, लेकिन मंगल के उस इलाके में इसके लिए कोई भी सबूत नहीं मिले। दरअसल चट्टान में ओलिवाइन भी पाया गया जो एसिड में नष्ट हो जाता है, जिससे ये संभावना भी खत्म हो जाती है। तीसरी संभावना थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने किसी कैटलिस्ट की मदद से इस रिएक्शन को खुद ही अंजाम दिया हो, लेकिन मंगल के लो टेम्परेचर्स में ये संभावना भी काफी कमजोर है। सभी ऑप्शंस को केयरफुली देखने के बाद एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ ही इसका सबसे संभावित जवाब लगता है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी सभी वैज्ञानिक इतने आश्वस्त होने के बावजूद स्पष्ट रूप से ये क्यों नहीं कहते कि ये जीवन है। जैसा कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत भी चाहिए और एलियन लाइफ की खोज से बड़ा कोई दावा हो ही नहीं सकता। और इसके सबूत लाने के लिए हमें मंगल पर जाना होगा और इसी सैंपल को वापस लाना होगा ताकि हम उसे धरती की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लैब्स में टेस्ट कर सकें। नासा को अपनी इस खोज को अपने ही पैमाने पर खरा उतारना होगा, तब जाकर वैज्ञानिक ये कहने लायक होंगे कि वाकई मंगल पर हमें जीवन मिल चुका है। इसके लिए नासा का कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन स्केल किसी भी खोज की विश्वसनीयता को मापता है। ये लेवल 1 से शुरू होता है जहां हमें जीवन से जुड़ा कोई सिग्नल मिलता है और उस जीवन को प्रूव करने के लिए इस स्केल के लेवल 7 तक जाना होता है, जहां अलग अलग तरह की ऑब्जर्वेशंस एक ही नतीजे की पुष्टि करते हैं। ये खोज शायद इस स्केल के बीच में ही हो सकती है। फिलहाल नासा ने इसका लेवल पब्लिकली नहीं बताया है, लेकिन एक बात तो पक्का है कि लेवल 7 तक पहुंचने के लिए हमें मंगल से उन सैंपल्स को पृथ्वी पर लाना होगा। मंगल पर रोवर्स अपनी लिमिटेड टूल किट के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया, लेकिन इन सैंपल्स को पृथ्वी पर लाकर हमारी लैब्स में इन्हें गहराई से परखा जा सकता है और हम फिर ये पक्का कह सकते हैं कि जीवन यहाँ पर है या नहीं। इसके लिए मार्स सैंपल रिटर्न मिशन जरूरी है। परसिवरेंस रोवर पिछले कुछ सालों से मंगल पर सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है और उन्हें सील करके स्टोर करता जा रहा है। टाइम आने पर इन्हें मंगल की सतह पर ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब हमें उन सैंपल्स को वापस लाने के लिए 3 मिशंस चाहिए होंगे। पहला मिशन ड्रॉप किए गए सैंपल्स को इकट्ठा करके लॉन्चर तक लेकर जाएगा। दूसरा मिशन उन सैंपल्स को मंगल की सतह से लेकर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए होगा। तीसरा और आखिरी मिशन उन सैंपल्स को पृथ्वी पर लेकर आएगा। ये एक जटिल और महंगा काम है, जिसे नासा ने दुनिया की सबसे महंगी डिलीवरी सर्विस तक कह दिया है। सही है, जब सिर्फ कुछ सैंपल्स को डिलीवर करने की कॉस्ट ही अरबों डॉलर होगी तो ऐसा कहना भी गलत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मार्स सैंपल रिटर्न मिशन नासा की प्रायोरिटी पर है। अगर हम इस मिशन को पूरा कर पाए तो सन 2030 के दशक में हम सैंपल्स को पृथ्वी पर ला सकते हैं और फिर हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमें पड़ोसी मिल चुके हैं। लेकिन अफसोस कि अब वो जिंदा नहीं है। किसी और ग्रह पर जीवन का सबूत हमें खुद के जिंदा होने के अर्थ को समझने के लिए मजबूर कर देगा। तो हमारे मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जीवन कहीं और भी हो सकता है, और इस सवाल ने हमारी मानवता को तब से परेशान किया है जब से हमारी मानव सभ्यता ने क्यूरियोसिटी से आंखें उठाकर आकाश की ओर देखा है। लेकिन क्या होगा अगर हर संभावना के विपरीत हम सचमुच इस ब्रह्मांड में अकेले हों? क्या होगा अगर जीवन का उदय, खासकर बुद्धिमान जीवन का, इतना दुर्लभ है कि केवल पृथ्वी ही वो जगह है जहां ये चमत्कार हुआ है? हम इंसानों के लिए ये आइडिया कि ब्रह्मांड में कहीं भी एलियंस नहीं हो सकते काफी अनसेटलिंग है। ये वाकई डराने वाला है। किसी भी ऐसी संभावना का एहसास हमारी मानवता पर गहरे प्रभाव डाल सकता है। ये हॉरिफिक आइडिया
हमें कुछ ऐसे संकेत देता है कि जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां केवल दुर्लभ ही नहीं बल्कि लगभग असंभव रूप से यूनिक हैं। ये हमारी बायोलॉजी, फिजिक्स और ब्रह्मांड के नेचर की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा। द फर्मी पैराडॉक्स एंड द ग्रेट साइलेंस। परग्रही जीवन को लेकर सवाल सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या ये मौजूद हो सकता है, बल्कि सवाल तो ये भी है कि अगर ये वाकई में मौजूद है तो हम अब तक इनके होने का कोई सबूत या संकेत क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। इसी उलझन को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एक बार पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी। उनका ये सवाल कोई रैंडम सवाल नहीं था और न ही ये कोई मजाक में पूछा गया सवाल था, बल्कि ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड और ऑब्वियस सा सवाल था जिसने बाद में सबके दिमाग को हिला कर रख दिया था। तो आखिर ये फर्मी पैराडॉक्स है क्या? फर्मी पैराडॉक्स हमारे सामने तब आता है जब हम ब्रह्मांड में जीवन के होने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होने के बाद भी किसी एलियन सभ्यता से संपर्क नहीं कर पाई हैं और इवन न ही इस तरह के परग्रही जीवन को कहीं खोज पाई हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों सितारे और संभवत अरबों ग्रह मौजूद हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बहुत ही सामान्य सा अनुमान लगाते हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि बुद्धिमान जीवन इस ब्रह्मांड में कई जगहों पर हो सकता है, लेकिन फिर भी दशकों की खोज के बावजूद भी अभी तक हम किसी भी एलियन लाइफ के कोई संकेत नहीं खोज पाए हैं जो ये सिद्ध करता हो कि बुद्धिमान एलियंस वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। द ग्रेट साइलेंस उस अजीब और डरावनी शांति को दर्शाता है जो एलियन सभ्यताओं के संकेतों या प्रमाणों के पूरी तरह से न होने के कारण बनी हुई है। हमारे हर संभव प्रयासों के बावजूद, जिसमें सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, जो पिछले आधे दशक से बुद्धिमान जीवन के संकेतों को सुनने की कोशिश कर रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी हमें आज तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरे से भरा ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड की ये गहरी शांति कई संभावनाओं द्वारा समझाई जा सकती है। हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक्स का उपयोग कर रही हों जो शायद हमारी समझ से परे हों, या वे जानबूझकर हमसे संपर्क करने से बच रही हों। एक और संभावना ये हो सकती है कि इंटेलिजेंट लाइफ इस यूनिवर्स में बेहद दुर्लभ है, और या फिर सभ्यताएं अपनी ही प्रगति के चलते खुद को नष्ट कर देती हैं इससे पहले कि वे ब्रह्मांड के पार किसी दूसरी सभ्यता से संपर्क स्थापित कर पाएं। फर्मी पैराडॉक्स के लिए सबसे मजबूत सॉल्यूशन द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस है। द ग्रेट फिल्टर वैज्ञानिकों को ये बताता है कि किसी भी सभ्यता के जीवन के विकास में एक ऐसा भी चरण आता है जिसे पार करना बेहद मुश्किल होता है। ये फिल्टर जीवन की शुरुआत से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ के विकास तक, या फिर बुद्धिमान और तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं के उदय तक कहीं पर भी हो सकता है। अगर हम ये मानकर चलें कि द ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक नॉर्मल लाइफ का एक जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में इवॉल्व होना ही वो ग्रेट फिल्टर है, जिससे निकलना ही हर सभ्यता के बस की बात नहीं होती। और ये हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में जटिल जीवन का उदय ही बेहद दुर्लभ चीज है, और मानवता उन कुछ सभ्यताओं में से एक है जिन्होंने इस सीमा तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली है, और शायद हम ऐसी अकेली सभ्यता है जो इस मुकाम तक पहुंच पाई है। लेकिन अगर ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है, तो इसका मतलब है कि उन्नत सभ्यताएं या तो खुद को नष्ट कर देती हैं, और या फिर ब्रह्मांड में फैलने से पहले उन्हें कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण हालातों का सामना करना पड़ता है जिन्हें वे पार नहीं कर सकती। द ग्रेट फिल्टर का विचार डरावना इसलिए है क्योंकि ये संकेत देता है कि किसी भी सभ्यता के लिए अंतरिक्ष यात्रा करने योग्य बनने के लिए ऐसी कोई रुकावट भी हो सकती है जिसे शायद कभी पार नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो उस सभ्यता के तकनीकी विकास से खुद का ही नष्ट हो जाना हो, या फिर कोई बहुत बड़ी एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी हो, या कुछ और पूरी तरह से अलग हो। द ग्रेट फिल्टर बुद्धिमान जीवन के विकास के बारे में
एक गंभीर और निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, आखिर क्यों इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हो सकते हैं? फर्मी पैराडॉक्स के इस सवाल का एक और सॉल्यूशन है, वो है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, जो ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ के एवोल्यूशन के लिए एक बेहद इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस के होने की आवश्यकता होती है, जो ऐसी खगोलीय और भूवैज्ञानिक घटनाओं और परिस्थितियों के मेल से बनती है जिनका एक साथ होना ही दुर्लभ होता है। लेकिन ये हमारी धरती पर हुई थी और जहां से हमारा जीवन पैदा हुआ। हमारी धरती की ही कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों से अलग बनाती हैं। स्पेशल अर्थ। द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के मुताबिक इस यूनिवर्स में सूक्ष्म जीवन यानी कि माइक्रोबियल लाइफ नॉर्मली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसके एकदम उलट जटिल जीवन और खासकर बुद्धिमान जीवन अत्यधिक दुर्लभ है। यह हाइपोथेसिस इस विचार पर आधारित है कि हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिन्होंने धरती पर जटिल जीवन को पनपने की अनुमति दी। ऐसे गुण जो इस यूनिवर्स में कहीं और नहीं हो सकते। यहाँ धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो हमारी धरती को यूनिक बनाती हैं। हमारी पृथ्वी का एक स्टेबल ऑर्बिट है जो सूर्य के हैबिटेबल जोन के भीतर मौजूद है, जहां पानी अपनी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा पृथ्वी का मौसम बाकी दूसरे ग्रहों की तुलना में काफी शांत है। यहाँ ना तो शुक्र ग्रह की तरह बेहद गर्म वातावरण है और न ही मंगल ग्रह की तरह ठंडा मौसम, क्योंकि हमारी पृथ्वी का बड़ा चांद इसके एक्सियल टिल्ट और यहाँ पर बनने वाली ऋतुओं को स्थिर करता है। धरती का एक सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र भी है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पल रहे जीवन को सूर्य और ब्रह्मांड से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचा कर रखता है। इसके अलावा पृथ्वी का इतिहास कई भाग्यशाली घटनाओं से भी प्रभावित रहा है, जैसे वो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट जिसने डायनासोर्स को नष्ट कर दिया था, जिसने स्तनधारियों को पृथ्वी पर इवॉल्व होने का मौका दिया। धरती पर जीवन के विकास को टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों ने भी प्रभावित किया है, जो पोषक तत्वों को रिसाइकल करती हैं और पूरे प्लेनेट के जलवायु को भी नियंत्रित करती हैं। हमारे सौरमंडल में जुपिटर और हमारे चांद की मौजूदगी भी पृथ्वी को बेहद खास बनाती है। सौरमंडल में जुपिटर की उपस्थिति ने पृथ्वी को लगातार होने वाली विनाशकारी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण बल हमारे लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, जो कई कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स को पृथ्वी की दिशा से मोड़ देता है या उन्हें पकड़ लेता है, जो कहीं न कहीं हमारी धरती के लिए खतरा बन सकते थे। इस तरह पृथ्वी का बड़ा चांद भी हमारे ग्रह की एक्सियल टिल्ट यानी कि ध्रुवीय झुकाव को स्थिर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे जलवायु में अचानक होने वाले परिवर्तनों को रोका जा सकता है, जो इस धरती पर पल रहे जटिल जीवन के विकास में बाधा डाल सकते थे। हमारा चांद समुद्री लहरों को भी प्रभावित करता है और शायद जीवन के विकास में इसका बहुत ज्यादा योगदान भी रहा है। इसके अलावा हमारा जीवन भाग्यशाली घटनाओं की देन भी हो सकता है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस का तर्क ये भी है कि जटिल जीवन के पनपने के लिए सिर्फ एक या दो ऐसे तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सभी तत्वों का सही संयोजन यानी कि राइट कॉम्बिनेशन का होना भी बहुत जरूरी है। इन सभी परिस्थितियों का किसी अन्य ग्रह पर एक साथ होना इतना दुर्लभ है कि शायद पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह हो सकता है जहां जटिल और बुद्धिमान जीवन मौजूद हो। ये सिद्धांत उन विचारों को भी चुनौती देता है कि जीवन ग्रहों के विकास में पड़ने वाले एक लेवल के समान है। अगर किसी ग्रह पर एवोल्यूशन हो रहा है तो वहां उन परिस्थितियों के आधार पर जीवन पनप सकता है, बशर्ते वहां जीवन के पनपने के लिए बाकी परिस्थितियां भी होनी चाहिए। और ये भी संभव हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में एकमात्र उन्नत सभ्यता हों। अगर हमारा ये मानना सही है तो रेयर अर्थ हाइपोथेसिस का मतलब होगा कि मानवता की एक असाधारण जिम्मेदारी है जीवन को संरक्षित और सुरक्षित रखने की, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में जटिल जीवन का एकमात्र उदाहरण हो सकती है। और साथ ही हमारा ये ब्रह्मांड हर कदम पर खतरों से घिरा हुआ है।
वाई अ लाइफलेस यूनिवर्स इज अ हॉरिबल आइडिया फॉर ह्यूमैनिटी। चलिए अगर हम ये मान लें कि ब्रह्मांड में कहीं और एलियंस नहीं है, तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का सवाल नहीं है, इसके हमारी मानव सभ्यता पर गहरे और महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। और आखिर ये विचार परेशान करने वाला क्यों है, आइए जानते हैं। अकेलेपन का गहरा एहसास। अगर हम ब्रह्मांड में अकेले हैं तो इसका मतलब होगा कि जीवन, बौद्धिकता और पृथ्वी पर जीवन में मौजूद चेतना बेहद दुर्लभ है। संभव है कि ये पृथ्वी के अलावा कहीं और मौजूद ही न हो। ये सोच हमारे भीतर एक गहरे अकेलेपन और अलगाव का एहसास दिला सकती है, क्योंकि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें कोई और प्राणी या सभ्यता नहीं है। इस विचार से हमारी सभ्यता का अस्तित्व और भी नाजुक हो जाता है और हमारा ज्यादा असुरक्षित महसूस करना भी तय है। अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें इस यूनिवर्स के वंडर्स का आनंद लेने के लिए कोई और साथी नहीं मिलेगा और न ही कोई और सभ्यता होगी जिससे हम कुछ नया सीख पाएंगे या फिर साथ में ब्रह्मांड के रहस्यों को टटोल सकेंगे, और या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में सफर करने के लिए हमारे साथ कोई साथी होगा। भले ही ये ब्रह्मांड अरबों खरबों तारों से ही क्यों न भरा पड़ा हो, लेकिन हमारे लिए इसमें हमेशा अकेलापन और खालीपन मौजूद रहेगा। अगर पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन मौजूद है, तो मानवता पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अब हम इस पूरे ब्रह्मांड के जीवन, ज्ञान और संस्कृति के अकेले संरक्षक बन जाते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखें, उसे फलने फूलने दें। इस शुरुआती स्टेज पर ही ये जिम्मेदारी हमारे लिए भारी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का खतरा, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय गलतियों या ब्रह्मांडीय घटनाओं से हो, वो पूरे ब्रह्मांड के जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर मानव जीवन खत्म, तो समझो इस पूरे ब्रह्मांड से ही इंटेलिजेंट लाइफ का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट इस बात पर भी जोर देता है कि हमें अपनी पृथ्वी की देखभाल करनी होगी, उन सभी चुनौतियों का सामना करना होगा जिनका हम आजकल सामना कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और बायोडायवर्सिटी में आने वाली कमी। आज हम इंसान ही इस धरती पर प्रमुख जीव हैं जो बुद्धिमान हैं, तो इन सब की रक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी ही बनती है। तो अगर वाकई एलियंस का अस्तित्व कहीं और नहीं है, तो ये न सिर्फ हमारे जीवन को और भी महत्वपूर्ण बना देता है, बल्कि हमारी जिम्मेवारियों को भी बढ़ा देता है। द एंड ऑफ एक्सप्लोरेशन। अगर ब्रह्मांड में जीवन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का अब कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस असीम ब्रह्मांड में भरे उन निर्जन ग्रहों और वीरान पड़े इलाकों तक ही इंसानों की खोज सीमित रह जाएगी, जहां ना तो जीवन की विविधता होगी और न ही कॉम्प्लेक्स लाइफ होगी। ये सोच हमारी उस एक्सप्लोरेशन की खोज की भावना को भी कमजोर कर सकती है, जो मानवता को आगे बढ़ाती है, क्योंकि अन्य सभ्यताओं या जीवन के अन्य रूपों को खोजने की संभावना फीकी पड़ने लग जाएगी। एक निर्जीव पड़े ब्रह्मांड का एक्सप्लोरेशन उतनी उत्सुकता और आश्चर्य नहीं जगा पाएगा जितना कि नए रूपों के जीवन और बुद्धिमत्ता को ढूंढने में होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी यात्रा शायद अकेले ही होगी, जिसमें ना तो कोई अन्य प्राणी मिलेंगे और ना ही उनसे कुछ नया सीखने का मौका मिल पाएगा। अंतिम विलुप्ति का डर। अगर हम ब्रह्मांड में अकेले बुद्धिमान प्राणी हैं, तो मानवता और पृथ्वी पर जीवन के अंत का विचार और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। हमारा ये विचार कि जीवन, बुद्धिमत्ता और चेतना केवल एक बार ही इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में आई हों और फिर बिना किसी निशान के अचानक ही समाप्त हो जाएं, ये बहुत गंभीर है और हमें मायूस कर देता है कि हमारे बाद इस ब्रह्मांड में रहने वाला कोई नहीं होगा। इस अंतिम विलुप्ति का डर हमें जीवन और ज्ञान की रक्षा करने के महत्व को समझाने में मदद करता है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी मानव सभ्यता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अन्य तरीकों की खोज करें, फिर चाहे वो तकनीकी उन्नति, स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर लंबे समय तक इस ब्रह्मांड में
टिके रहने की रणनीतियों के माध्यम से हो। ये हमें पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संजोने और उसे बचाए रखने की आवश्यकता को भी बताता है, क्योंकि ये संभवतः इस ब्रह्मांड में जीवन का एकमात्र उदाहरण हो सकता है। अगर वाकई इस यूनिवर्स में हम अकेली सभ्यता हैं, तो ये न केवल हमारे अस्तित्व को और महत्वपूर्ण बनाता है, बल्कि हमें जीवन की सुरक्षा और इसके ज्ञान की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी सौंपता है। इसके अलावा इस एंटायर यूनिवर्स में अकेले होने का ख्याल ही हमारे अस्तित्व, उद्देश्य और अर्थ के बारे में कई गहरे सवाल उठाता है। अगर जीवन केवल पृथ्वी पर ही है, तो इस असीम ब्रह्मांड में जीवन हर जगह मौजूद हो सकता है। हमारी ये सोच पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है और शायद फर्मी का सबसे फेमस सवाल भी गलत साबित हो जाता है। यह हमें इस बात का भी संकेत देता है कि हमारा अस्तित्व इस निर्जीव ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक संयोग हो सकता है। ये सोच हमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य और इस ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सवालों का सामना करने पर मजबूर करती है। ये हमें चुनौती देती है कि हम इस ब्रह्मांड में हमारे जीवन के अर्थ और संतोष की खोज करें और अपने जीवन के अस्तित्व के रहस्य को भी खोजें। ये स्वीकार करें कि हम इस ब्रह्मांड में शायद अकेले बुद्धिमान प्राणी हैं। जीवन को संजोए रखने का सारा काम हमारी पृथ्वी के जिम्मे आया है। यहाँ से जीवन ने अपनी शुरुआत की, शायद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, और आज हम अपने आसपास न जाने कितने ही प्रकार का जीवन देख पाते हैं। कभी कभी हम जीवन को कॉन्शियसनेस से जोड़कर देखते हैं कि जीवन अपने आसपास होने वाली घटनाओं से अवेयर होता है, लेकिन अवेयरनेस हमें अपनी समझ यानी कि इंटेलिजेंस से आती है। तो क्या हम ये मान लें कि जीवन इंटेलिजेंस की वजह से है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, पर इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर है। इंटेलिजेंस की वजह से ही जीवन अपने आप को बचाए रखता है, खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद की एग्जिस्टेंस के लिए लड़ता है, एनवायरनमेंट में खुद को ढालने का प्रयास करता है, और यही तो इंटेलिजेंस है। लेकिन जीवन का सोर्स ये नहीं है। लेकिन कोई भी लाइफ फॉर्म आखिर कितनी इंटेलिजेंट हो सकती है? उदाहरण के लिए अगर हम अपनी बात करें, तो आज भी हम यूनिवर्स के फंडामेंटल्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर आज हम इंसान इंटेलिजेंस के किस लेवल पर हैं? क्या हमसे भी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है? और अगर हाँ, तो अगर हम उतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं, तो हम क्या कुछ कर पाएंगे? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शशि, और आज हम इस यूनिवर्स की सबसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंस या एडवांसमेंट को मापने के लिए हम इंसान एक खास स्केल का यूज करते हैं, जिसे कार्डाशेव स्केल कहा जाता है। इस स्केल को बनाने वाले थे निकोलाई कार्डाशेव, जो अपने दशक के महानतम रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट में से एक थे। निकोलाई की बात करें तो बचपन से ही उनकी दिलचस्पी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के विषयों में हो गई थी। 1995 में उन्होंने मेहनत से इन्हीं विषयों में अपनी डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की पढ़ाई पूरी की, और उन्होंने एक एकेडमिक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एलियन सिविलाइजेशन को उनकी इंटेलिजेंस और एडवांसमेंट के बेसिस पर रैंक किया और अपने नाम से एक स्केल बनाया। उनके साथ काम करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स निकोलाई कार्डाशेव के इस आइडिया से काफी प्रभावित हुए, और उन्होंने कार्डाशेव के स्केल को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड इसलिए क्योंकि शुरुआत में निकोलाई कार्डाशेव ने अपने स्केल को कुल 3 टाइप की सिविलाइजेशन के लिए ही सीमित रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि निकोलाई के स्केल को एक्सपेंड करने वाले लोगों में फेमस अमेरिकन साइंस राइटर कार्ल सेगन भी शामिल थे। तो निकोलाई कार्डाशेव ने अपने स्केल पर सिविलाइजेशंस को उनकी टेक्नोलॉजी और एनर्जी कंजप्शंस के आधार पर बांटा था। जितनी ज्यादा एनर्जी कोई सिविलाइजेशन यूज करती है, वो उतनी ही एनर्जी को हार्नेस करके किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकती है, वो उतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी को रन कर सकती है, और उतने ही पावरफुल सिग्नल्स जनरेट भी कर सकती है। जिसका मतलब ये है कि हम उन पावरफुल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उन सिविलाइजेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मान लो अगर आप किसी वीरान आइलैंड पर फंस जाते हो, तो अगर आप वहां पर आग जलाओगे यानी कि कोई सिग्नल प्रोड्यूस करोगे, तो चांसेस काफी ज्यादा हैं कि कोई प्लेन या शिप आपको देख लेगा और आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फ्लेयर गन है, वो आसमान में जाएगा और दूर तक आप अपने सिग्नल को पहुंचा पाओगे।
तो अगर आपके पास एक पावरफुल सिग्नल पहुंचाने की ताकत है तो आपको जल्द ही कोई खोज लेगा। एलियन सिविलाइजेशंस के केस में भी सेम यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। पावरफुल रेडियो सिग्नल्स भी उसी फ्लेयर गन की तरह काम करते हैं। हम भी रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने में कैपेबल हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जो सभ्यता जितनी ज्यादा एडवांस होगी वो इस यूनिवर्स में उतनी ही दूर तक अपने होने के सबूत यानी कि सिग्नल्स भेजने में कैपेबल होगी। तो निकोलाई कार्डाशेव ने सिविलाइजेशंस को कुछ इस तरह से रैंक किया है। सबसे पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये सभ्यता सिर्फ अपने ग्रह से ही एनर्जी ले पाती है या फिर वो एनर्जी जो उस ग्रह तक पहुंचती है, जैसे कि सनलाइट, और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो सभ्यता खुद जनरेट कर सकती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और इसके अलावा भी कई प्रकार की एनर्जीज। ये सभ्यता कुछ आपको हमारी इंसानी सभ्यता जैसी लग रही होगी, लेकिन नहीं, असल में हम पूरी तरह से एक प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी नहीं बन पाए हैं। अमेरिकन साइंस राइटर कार्ल सेगन ने हमें 0.7 पर रैंक किया है और अभी के वन ऑफ द बेस्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू का कहना है कि इंसानों ने अभी पृथ्वी पर फुल कंट्रोल नहीं किया है। पृथ्वी के अनेकों एलिमेंट्स पर अभी हमारा कंट्रोल नहीं है। समुद्र अभी भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। हम वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। मौसम की मार आज भी हमें अरबों रुपए का नुकसान झेलने पर मजबूर कर देती है और हम इंसान तो अभी इन चीजों को सही ढंग से प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमारी रैंकिंग अभी इस स्केल पर 0.7 ही है, जो कि पूरी तरह से जस्टिफाइड है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस स्पीड से हम तरक्की कर रहे हैं, आने वाले 100 से 200 सालों में हम टाइप 1 तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम अपने ग्रह और सूरज से मिलने वाली एनर्जी को हार्नेस कर पाएंगे। इसके बाद कार्डाशेव स्केल पर है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसमें सभ्यता अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए अपने होम प्लेनेट से बाहर का रुख करेगी और इसी वजह से इसे इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन कहा गया है। एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो टाइप 2 सिविलाइजेशन टाइप 1 के मुकाबले करीब 10 अरब गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी, जिसकी कैलकुलेशन कार्ल सेगन ने खुद की थी, जिसमें वो सभ्यता सूरज की टोटल एनर्जी को हार्नेस करने के काबिल होगी। जी हाँ, टोटल एनर्जी, और उसे अचीव किया जाएगा डायसन स्फीयर जैसे कॉन्सेप्ट से। ये सभ्यता इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की एक मिसाल होगी। हम इस सभ्यता द्वारा यूज की जाने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं कर रहे। हम जिस स्केल की बात कर रहे हैं वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा बड़ा है। ये सभ्यता आपको किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन की तरह लग सकती है, जिन्हें टिपिकली हमारी साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये होस्ट स्टार की सारी एनर्जी को यूज करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका डायसन स्फीयर यूज करते होंगे। फिलहाल अभी तक तो हमने अपने टेलीस्कोप से या अपनी दूरबीन से ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखा है, और अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो फॉर श्योर वो कोई टाइप 2 सिविलाइजेशन का घर है, और हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी 2000 सालों तक मेहनत करनी होगी। देशों की बाउंड्रीज से ऊपर उठकर सोचना होगा, वरना 2000 सालों में हम अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से खुद को ही खत्म कर लेंगे। तो फिर टाइप 3 तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? पूरे 1000 दशक, यानी कि 1 लाख साल, जिसके बाद हम ऐसी सभ्यता बन जाएंगे जो कि गैलेक्सीज को मास्टर कर चुकी है, दूसरी गैलेक्सीज तक अपनी आसानी से पहुंच बना सकती है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि तब तक हम इंसान जिंदा भी होंगे या नहीं। जहां पर आज हम एआई की बात करते हैं, तो जरा सोचिए कि 1 लाख साल बाद एआई किस लेवल पर होगा। यह हो सकता है कि हम इंसान रोबोट्स और एआई को डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर बनाने में लगा दें। हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होंगे, हम गैलेक्सीज और उनकी पूरी एनर्जी को यूज कर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कि हम स्टार ट्रैक की तरह वार्प ड्राइव से ट्रेवल करें, या फिर वर्म होल टेलीपोर्टेशन हमारे लिए एक आम बात बन जाए। ये भी हो सकता है कि आप मैगी खाने के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी में अपनी फेवरेट दुकान पर जाएं। कुछ भी हो सकता है। खैर, अभी हम सिर्फ टाइप 1 से नीचे के स्केल पर हैं, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एडवांस सिविलाइजेशन किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करती होंगी। हो सकता है कि वो ब्लैक होल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हों। ये भी पॉसिबल है कि वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स को मैनिपुलेट करके नए एलिमेंट्स बना पाएं, और वो भी आउट ऑफ नथिंग से।
और अगर ऐसी कोई पावरफुल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम गलती से भी उनके संपर्क में ना आ जाएं, क्योंकि हम उनके सामने किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं होंगे। कार्डाशेव ने बस इन्हीं 3 लेवल्स तक स्केल पर एडवांस सिविलाइजेशन को रैंक किया था और उन्हें लगा कि इसे आगे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे साइंस एंथुजियास्ट को इससे परे भी संभावनाएं दिखाई देने लगी। वो यहाँ तक नहीं रुके और उन्होंने स्केल को दोगुना कर दिया, यानी कि इसमें 3 लेवल्स और ऐड कर दिए। अब इस नए स्केल में टाइप 4 सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल है कि वो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को कैसे भी अपनी मर्जी से यूज कर सकती है। उन्हें किसी एक ग्रह पर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ब्लैक होल को भी रहने लायक बना चुके हैं। उनका कंट्रोल इस यूनिवर्स की हर एक डायमेंशन पर है और जिस स्केल पर वो एनर्जी को यूज कर रहे हैं उसे इमेजिन करना भी हमारे बस की बात नहीं है। टाइप 4 सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि वो फिजिक्स के सारे लॉज को जानती होगी। वो स्पेस के हर एक शॉर्टकट लॉज के लूप होल्स का यूज कर रही होगी। वो उन लॉज को भी यूज कर रहे होंगे जो अभी तक हमने खोजे भी नहीं है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टाइप 5 और टाइप 6 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद आएगी सुपर एडवांस टाइप 5 सिविलाइजेशन, जो सिर्फ एक यूनिवर्स पर नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस पर राज कर रही होगी। कौन कहता है कि यूनिवर्स सिर्फ एक ही है? मल्टीवर्स को डोमिनेट करने वाली ये सिविलाइजेशन हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। और अगर बात करें सुपर एडवांस टाइप 6 सिविलाइजेशन की, तो वो इस यूनिवर्स और मल्टीवर्स से कहीं ऊपर की चीज है। वो एनर्जी के बारे में सोचते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद इतने एडवांस हैं कि वो अपनी मर्जी से जितने मर्जी यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकती हैं। वो इस यूनिवर्स के नहीं बल्कि स्पेस टाइम के मास्टर हैं। वो किसी देवता की तरह होंगे जो अंतरिक्ष, डायमेंशंस, एनर्जी और समय से भी परे होंगे। एक पॉइंट पर जाकर वो पूरी सिविलाइजेशन एक सुप्रीम सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर रही होगी, किसी दिव्य दिमाग की तरह जो इस जहां की सारी एग्जिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे होंगे। इसके अलावा सिर्फ वही जानते हैं कि उनसे ऊपर और कौन कौन है। हम धरतीवासी तो उस कॉन्सेप्ट पर पहुंच भी नहीं सकते कि उनके जीने का पर्पस क्या होगा। क्या वो हमारे जैसी लाइफ का ही हिस्सा होंगे या फिर उनकी जिंदगी की डेफिनेशन एकदम अलग होगी? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी हमारा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। हालांकि ये हमारे लिए कोई बैड न्यूज नहीं है। हम भी इसी रेस में लगे हुए हैं और हमें बस अपने आप को इस स्केल पर आगे बढ़ाते जाना है। निकोलाई कार्डाशेव ने अपने स्केल में हमारी सिविलाइजेशन को ही एक स्टार्टिंग पॉइंट माना है, यानी ऐसी भी सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है जो कि इस स्केल पर नेगेटिव में रैंक कर रही होंगी। तो हमारी पोजीशन इतनी भी बेकार नहीं है। बस हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है और पूरी मानव जाति को ध्यान में रखते हुए काम करना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर बार जब हम इंसान अपनी टोटल एनर्जी सप्लाई को 1/4 तक बढ़ा लेते हैं तो कार्डाशेव स्केल पर हम 0.01% और आगे बढ़ जाते हैं। और मानव सभ्यता हर 5 साल में इस माइलस्टोन को अचीव कर रही है। ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट या फिर बहुत बड़ा जंप तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी धीरे धीरे आगे पहुंच तो रहे हैं। टाइप 1 तक पहुंचने में हमें अपने आप को नेचुरल और रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर करना होगा। नए एनर्जी रिसोर्सेज को खोजना होगा। हर बार जब हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए एक नया पावर सोर्स खोजेंगे, हम प्लेनेटरी सिविलाइजेशन बनने के और करीब पहुंच जाएंगे। भविष्य में अगर कभी भी हमारी सभ्यता टाइप 6 तक पहुंचती है तो हम इस यूनिवर्स में सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि इसे चलाने और कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। और तब शायद हमारी भावी पीढ़ियां वो कर रही होंगी जिसे आज हमारा दिमाग सोच भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।